गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आपकी लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है बच्चों, आज अपना टॉपिक क्या है? लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें कौन कौन सी लिमिटेशंस थी, ठीक है ना, वो क्या क्या चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। पहला लिमिटेशन तो बच्चों या डिसएडवांटेज इनका क्या था कि जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था वो सिर्फ ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था, यानी कि हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन एटम लाइक स्पीसीज के लिए था ये। ठीक है, तो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम के लिए उनका मॉडल था, तो बाकी के जो मल्टी इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग जो एटम्स होते हैं उनका क्या, ठीक है ना, तो उनका स्पेक्ट्रम ये नहीं बता पाए। ठीक है ना, तो बोहर्स डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। ठीक है ना, तो ये स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में नहीं बता पाए बच्चों, इनका मॉडल था ही नहीं। दूसरा इनका लिमिटेशन क्या था बेटा? यहाँ पर दूसरा लिमिटेशन ये था, इन्होंने कहा था कि जो आपके कोई इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ठीक है ना, तो रिवॉल्व करते समय उसका जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम एमबीआर की जो वैल्यूज है वो NH/2π होती है। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज है, यानी कि एमबीआर की जो वैल्यूज है वो बच्चों आपकी NH/2π के इक्वल होती है। ठीक है ना, ओके, यहाँ n क्या एक इंटीग्रल नंबर है, ठीक है, लेकिन ठीक है NH/2π की होती है, पर लेकिन ये NH/2π लाए कहाँ से हो, ठीक है ना, वो लेके कहां से आए ये चीज नहीं बता पाए वो। ठीक है, आपने बोल दिया कि NH/2π की इक्वल होती है, पर ये आई कैसे है वैल्यू, इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए आप। ठीक है ना, तो यानी कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू NH/2π हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड बाय बोहर्स थ्योरी। ठीक है, आपके जो थर्ड जो डिसएडवांटेज है या जो लिमिटेशन है वो क्या है? इन्होंने अपनी थियरी को इंटरलेटेड किया था किससे? आपकी क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन से और क्लासिकल लॉ फिजिक्स से। ठीक है ना, विदाउट एनी थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, बिना थियरी के एक्सप्लेनेशन के थ्रू इन्होंने क्लासिकल लॉ फिजिक्स और आपके क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन को इंटरलेटेड किया था। तो इस चीज का भी उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि भाई क्यों किया है, कैसे क्या है ये सब। तो ये इनका यानी कि लिमिटेशन हुआ। नेक्स्ट जो आपकी फोर्थ है, जो बोहर थ्योरी है, ठीक है ना, वो डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द फाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, फाइन स्पेक्ट्रम सॉरी फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं फाइन स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम के बारे में ये नहीं बता पाया। ठीक है ना, जैसे मान लो ये एक स्पेक्ट्रम बन गया मान लो, तो इसके साइड में भी थोड़ी थोड़ी लाइनें थी जो कि स्लाइटली दिखाई दे रही थी, इस तरह से ये फाइन स्पेक्ट्रम के, ये तो डार्क है मान लो, ये वाले डार्क है, ये एक लाइन बन गई आपकी है। अब इसके साइड में जो लाइन्स थी ना उनके बारे में ये बता नहीं पाया कि भाई ये फाइन स्पेक्ट्रम क्यों बन रहे हैं इसमें। ठीक है, ओके, तो ये जो फाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, और ये फाइन स्पेक्ट्रम देखे कैसे गए? हाई रेजोल्यूशन पावर का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किया गया, ठीक है ना, तो जिसके थ्रू ये आपके फाइन स्पेक्ट्रम देखे गए। तो इन्होंने स्पेक्ट्रल लाइन के नजदीक जो छोटी छोटी लाइनें बन रही हैं उनके बारे में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई ये क्यों बन रही है ये। ठीक है, तो बोहर की थियरी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं देती है बेटा आपके। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी बोहर थियरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, यानी कि जब स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं या मैग्नेटिक फील्ड जहां जनरेट किया हुआ है उसमें हम जब उसको रखते हैं बच्चों, तो स्पेक्ट्रल लाइन क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो इस इफेक्ट को हम वैसे क्या बोलते हैं? जीमान इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हम जीमान इफेक्ट। ठीक है ना, अगर मान लो स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो स्प्लिट हो जाती हैं, तो इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? जीमान इफेक्ट। ठीक है ना, अगर मान लो स्पेक्ट्रल लाइंस को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो भी वो स्प्लिट हो जाती है,
तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं बच्चों, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। बट ये तो बात हुई इफेक्ट की, लेकिन ये स्प्लिट क्यों होती हैं, ये बोहर साहब से क्वेश्चन पूछा गया कि जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं या उनकी प्रेजेंस में, ये स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट क्यों होती है। तो इस चीज का जवाब उनके पास नहीं था, ठीक है बच्चों। तो जब जवाब नहीं है इट मींस ये स्टेटमेंट किस में आ गया, लिमिटेशन में। तो बच्चों इस तरह से ये बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन हुई। नेक्स्ट बच्चों अपना टॉपिक है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या बच्चों हमारा, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। इस वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर आपके दो यहां पर आपके कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। एक आता है आपकी डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। ये वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर आते हैं डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। क्या दिया था उन्होंने कॉन्सेप्ट, वो आता है। नेक्स्ट आता है आपकी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स, ठीक है, जो कि वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में बताते हैं बच्चों, ठीक है। तो पहला आपकी डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में आपके क्या है, डुअल नेचर ऑफ मैटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कोई भी मैटर से उसकी नेचर किस तरह की होती है, डुअल। डुअल का मतलब यहाँ पर है कि उसकी नेचर वेव के फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल्स के फॉर्म में भी होती है, इसलिए इसको डुअल नेचर ऑफ मैटर भी बोला गया बच्चों, ठीक है ना। तो पहला हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं आपकी डुअल नेचर ऑफ मैटर, जो कि डी ब्रॉगली ने दिया था, या फिर इसको हम बोलते हैं द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ही स्टेटमेंट आता है इस डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में। इन्होंने क्या कहा था, जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने क्या कहा था कि जो आपके जो पार्टिकल्स है, जो आपके जो एटम्स है, ठीक है ना, एटम जो नेचर होती है वो, या मैटर समझ लीजिए, मैटर की वेव नेचर होती है, स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, ठीक है ना। मैटर की क्या होती है, वेव नेचर, ठीक है, या फिर लाइट रे कंसीडर कर सकते हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट रे एंड एक्स रे। इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था इसके बारे में, कौन से एक्सपेरिमेंट करके, एक तो इंटरफियरेंस एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शंस, ठीक है ना। यानी कि इंटरफियरेंस और आपकी डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने प्रूव किया कि जो लाइट रे है और जो एक्स रे है उनकी नेचर क्या होती है, वेव होती है, ठीक है। उन्होंने किस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने ये प्रूव किया था, इंटरफियरेंस एंड डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर प्रूफ किया कि जो लाइट रे और जो एक्स रे होती है उसकी नेचर क्या होती है बच्चों, आपकी वेव नेचर होती है बच्चों। बच्चों अपने नेक्स्ट पॉइंट है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में, वो है कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम, ठीक है। तो उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट में क्या कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है बच्चों, वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके मोमेंटम के, ठीक है बच्चों। यहाँ मोमेंटम यानी कि पी, या लीनियर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस स्टेटमेंट से बच्चों आपकी क्या है, एक रिलेशन स्टेब्लिश हुआ यहाँ पर लैम्डा और मोमेंटम के बीच में, और वो क्या हुआ, लैम्डा इनवर्सली 1/p, ठीक है, ओके। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। मैंने यहाँ पे क्या किया, इस प्रोपोर्शनल को हटाया यहाँ पर, ओके, और उसकी जगह पर एक कांस्टेंट यूज किया h, तो लैम्डा इक्वल h/p हो गया। तो ये डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपके एक डेराइव हुआ है यहाँ पर बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो लैम्डा है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है, और h क्या है, एक प्लेन कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो p है वो क्या है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ओके बच्चों, ठीक है।
तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग आपकी एक फॉर्मूला बनता है, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के केस में तो पी की वैल्यूज बच्चों आपके क्या होगी यहां पर, एम वी, मास मल्टीप्लाई यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका मोमेंटम मिलता है ना बच्चों। ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन के केस में अगर हम सनलाइट के केस में अगर मोमेंटम क्या कैलकुलेट करेंगे तो v की जगह क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, यानी कि mc। ठीक है। ओके। तो ऐसे से आपकी p की वैल्यूज यहां पर ये होती है। ओके। तो p की वैल्यू आपके अगर सनलाइट के केस में तो mc आएगी, और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के केस में तो mv आएगी। ठीक है बच्चों। तो ये हुआ लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी वाला रिलेशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है हमने लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी जो हमने कैलकुलेट किया है, डिराइव किया है रिलेशन, ठीक है, इस रिलेशन को हम 3 कॉन्सेप्ट को मिलाकर के इसको डिराइव कर सकते हैं। कौन कौन से, यानी कि द अबव रिलेशन कैन बी कन्फाइंड बाय यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशंस, ठीक है, एंड प्लैंक क्वांटम थियरी एंड वेव थियरी ऑफ लाइट। इन तीनों को कंफाइन करके हम लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले को हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना। डी ब्रोगली ने क्या बोला कि ये जो मैंने लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी जो निकाला है उसको हम इन 3 आइंस्टाइन इक्वेशंस, प्लैंक क्वांटम थियरी एंड वेव थियरी ऑफ लाइट, इनके थ्रू हम लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि अगर डिराइव हो जाता है, प्रूफ हो जाता है, तो मीन्स क्या है, तो जो डी ब्रोगली ने जो स्टेटमेंट दिया था वो एकदम राइट था। ठीक है ना, ऐसा ही होगा ना। तो देखते हैं आइंस्टाइन का, देखिए फॉर्मूला क्या था, E इक्वल एच न्यू, सॉरी आइंस्टाइन का नहीं था, उनका तो mc² था। ये आपकी क्या है, ये था आपकी प्लैंक क्वांटम ऑफ थियरी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला था वो क्या था, E इक्वल एच न्यू। प्लैंक क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो क्या, E इक्वल एच न्यू होता है, और न्यू इक्वल आप जानते हो c अपॉन लैम्डा है, तो एच सी अपॉन लैम्डा आ गया। ठीक है। तो ये तो हुआ अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थियरी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अब दूसरे आपकी न्यू इक्वल c अपॉन लैम्डा, ये जो फॉर्मूला था वो हमने वेव थ्योरी ऑफ लाइट में स्टडी किया था। ठीक है। तो 2 कॉन्सेप्ट आ गए। ओके। और आइंस्टाइन क्या होता है, इक्वल mc² होता है। ठीक है ना, होता है कि नहीं होता है। ओके। तो देखिए हम इससे डिराइव करते हैं तीनों कॉन्सेप्ट को मिला करके। E इक्वल यहां पे क्या था, mc² की जगह पे क्या था आपकी E इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा था, तो E की जगह पर हम आइंस्टाइन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं mc²। ठीक है। ओके। तो mc² इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा, ये हो गया। अब देखिए C से C कट हो जाएगा, यहां पर एक C है और ये दूसरा C कट हो गया, तो क्या हो गया, mc इक्वल एच अपॉन लैम्डा। देखिए आगे mc इक्वल एच अपॉन लैम्डा बच्चों। ठीक है। mc को भी मैंने क्या कहा था, अगर सनलाइट के केस में कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके P। ठीक है ना। ओके। P आएगा अगर सनलाइट के केस में हम कंसीडर करते हैं तो। ओके। mc C का। ठीक है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के केस में करते हैं तो mv होगा P इक्वल, तो P इक्वल क्या हो गया, एच अपॉन लैम्डा आ गया बच्चों आपकी। ठीक है। P इक्वल क्या हुआ, एच अपॉन लैम्डा। लैम्डा को हमने क्या सब्जेक्ट बनाया, तो क्या हो गया, लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी। बच्चों डिराइव हो गया कि नहीं हो गया, यही तो बोला था डी ब्रोगली ने। डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है बच्चों। इट मींस डी ब्रोगली ने जो स्टेटमेंट दिया था वो एकदम राइट था, क्योंकि उन्होंने थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया अपने फॉर्मूले का। दिया है कि नहीं दिया है। उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरा फॉर्मूला गलत है तो भाई आप चेक करके देख लो आइंस्टाइन कॉन्सेप्ट को, प्लैंक क्वांटम थियरी को और वेव थियरी ऑफ लाइट को करके देख लीजिए। जब उन्होंने करके देखा तो वो भी लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी आया बच्चों। ठीक है बच्चों। तो ऐसे से आपकी ये है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट बच्चों। ओके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।